अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है और बायोडाइवर्सिटी ये जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है इसका ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक हमने शुरू किया था। जिस इस टॉपिक के अंदर अभी हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम के जानदार, पौधे, जानवर, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी के दौर में हम जा रहे हैं, तो किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं इस बायोडाइवर्सिटी को, इस नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं या इस बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से ख़तरात लाहक हो चुके हैं। तो उसमें हम डिफरेंट इम्पैक्ट्स बात कर रहे हैं कि स्पेशली वो इम्पैक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हैं, कि ह्यूमंस की वजह से ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ श्रिंक कर रही है, डैमेज हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पूरी हमारी ये जो अर्थ है जिसके ऊपर ये लाइफ पॉसिबल है, और पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है, ये पूरा इकोसिस्टम है, इसके कह लें कि मुफाद में या इसके फ़ायदे के अंदर यही चीज़ आती है कि जब तमाम जानदार बैलेंस पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे सरवाइव करें, तभी ये ज़मीन जो है वो बेहतर होगी रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। इसका इकोसिस्टम, इसका इन्वायरमेंट, इसका क्लाइमेट, इसके सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सही मायनों में लाइफ को सपोर्ट करेंगी, एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम कुछ स्पीशीज़ को ख़त्म कर दें तो हम समझें कि इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ उन्हीं पे हुआ क्योंकि वो ख़त्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने जैसे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि उसका इम्पैक्ट बाकी स्पीशीज़ के ऊपर भी होगा, और डेफिनेटली इस सारी चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो इंसानों के ऊपर भी पड़ेगा। ह्यूमंस भी एंड पे बहुत मुतासिर होंगे अगर ये बायोडाइवर्सिटी श्रिंक होती है, ख़त्म होती है, डैमेज होती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली ह्यूमंस के ऊपर भी आएगा। और वो आ भी रहा है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। आप देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग एक इशू चल रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स है, उसके अलावा आपके जो एसिड रेन्स हैं, या फूड शॉर्टेज है, या मुख्तलिफ इकसाम की जो बीमारियां हैं। तो मल्टीपल मसाइल जो हैं वो इन सारी चीज़ों के सामने आ रहे हैं। तो चाहिए तो ये कि इंसान बेशक जितनी तरक्की करे, जितना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, लेकिन वो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम हैं इनको बिल्कुल भी ख़त्म ना करे, इनको डैमेज ना करे। तो ये अपनी जगह पे रहें और इंसान अपने रास्ते पे चलता हुआ उसको अपनी चीज़ों को सेटल्ड करे। तो ये एक ओवरऑल व्यू था मेरा इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब हम ख़ास तौर पे अपने जो सिलेबस कंटेंट्स के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारी बुक के अंदर चीज़ें शामिल हैं, अब हम उसकी तरफ जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये पिछले टॉपिक के अंदर मैंने शुरू कर दिया था ये टॉपिक। इसमें हमने जो मेन इम्पैक्ट्स पढ़े जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, उसमें एक हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्टेशन था। डेफिनेटली जब हम कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रीज करेंगे तो उससे हैबिटेट लॉस होगा, जानवरों की रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो श्रिंक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और इसकी वजह यही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वो जंगलों को, दरख्तों को काट रहे हैं फॉर मैनी रीजंस। फिर ओवर हंटिंग जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो कि बायोडाइवर्सिटी को, खासतौर पे बहुत सारी स्पीशीज़ को वो तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहा है, जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे वेल, आइबेक्स, यूरल। इवन अब तो अगर इंटरनेशनली देखें, एलिफेंट, लाइन, टाइगर्स, इनकी बड़ी तेज़ी के साथ इनको ख़त्म किया जा रहा है। तो फिर ये अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो फिर आने वाली नस्ल ऐसे ही पड़ेगी कि जैसे आज हम कहते हैं कि किसी ज़माने में डायनासोर्स होते थे, तो आने वाली जनरेशन जो है वो ये कहेंगी कि किसी वक्त एलिफेंट्स होते थे। तो हमें चाहिए कि हम जो ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, बिल्कुल उन पे बैन होना चाहिए हर सूरत पे, कि आप उनको हंट नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ओवर हंटिंग भी इसके अंदर आ जाती है। फिर ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, जब आप किसी और
क्लाइमेट से कोई और इकोसिस्टम से आप एक स्पीशी लेकर आते हैं और किसी नई जगह पे एस्टैब्लिश करते हैं, तो सम टाइम वो स्पीशी जो है वो उस नई जगह के जो लोकल वहाँ पे जो पहले से मौजूदा स्पीशीज़ हैं उनके लिए वो थ्रेटन का बायस बन सकती है। इसमें एग्जांपल हमने यूकलिप्टस प्लांट की पढ़ी थी। फिर डोमिनो इफेक्ट्स भी हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर किसी एक स्पीशीज़ को एक्सटेंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी जो उससे रेलिवेंट स्पीशीज़ होंगी उनके ऊपर भी पड़ेगा, उनकी तादाद भी तेज़ी के साथ कम होगी और ओवरऑल उस पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हम ये इम्पैक्ट्स वाली बात कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में। अब हम शुरू करते हैं पोल्यूशन, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट on human beings on biodiversity. Pollution जो है ये from chemical contaminants certainly possesses a further threat to species and ecosystem. आलूदगी, unwanted substances are add into the environment, चाहे वो liquid form में है, gases form में है या solid form में है। तो जब वो किसी भी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के अंदर ऐड हो जाएं तो वहाँ पे जो बसने वाली स्पीशीज हैं उनके लिए वो खतरा बन जाए, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी को श्रिंक करने या ख़त्म करने में अहम रोल प्ले करता है। While not commonly cause of extinction, it harms those species which range is extremely small. तो इससे स्पीशीज एक्सटिंक्ट तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि जो कम तादाद के अंदर स्पीशीज हैं डेफिनेटली उनकी तादाद मज़ीद कम हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, a change global climate due to pollution and global warming threatens species and ecosystem. जैसे अभी मैंने जिक्र किया शुरू से कि जब हम दरख्तों को काटेंगे, जंगलात को ख़त्म करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा क्लाइमेट, हमारा इन्वायरमेंटल सिस्टम, हमारा वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी, पोलर रीजन्स वो भी हमारा डिस्टर्ब होगा। तो ये स्पीशीज़ और इकोसिस्टम के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़, जिसको हम बायोजियोग्राफी भी कहते हैं, इज़ लार्जली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। तो स्पीशीज़ की जो तादाद है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। जैसे इस चैप्टर के शुरू में मैंने पढ़ा कि पोलर रीजन्स में या डेजर्ट्स के अंदर क्यों स्पीशीज़ कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ड कंडीशंस होती हैं, हार्ड इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। So when changes in climate disturb the distribution of species, many species find it difficult to adjust themselves in the new climates. तो जब आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्लाइमेट चेंज कर देते हैं किसी भी वजह से, तो फिर वहाँ पे जो मौजूद स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को न्यू क्लाइमेट के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो इससे भी उनकी बहुत सारी तादाद जो है वो कम हो जाती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसको खतरात लाक हो सकते हैं। So these are the main impacts of humans on biodiversity. ठीक है, तो इन ह्यूमंस के इन इकदामात की वजह से हमारे जो जानदार हैं, पौधे, जानवर, हर किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया कि इसका नुकसान सिर्फ उनको तो हो ही रहा है, डेफिनेटली एट द एंड इसका नुकसान ह्यूमंस को भी होगा। So this is about the impact of humans on biodiversity. इसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके अंदर हम जो है लास्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन दैट इज द मेन काज टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी। ये एक चीज़ जो है ये बायोडाइवर्सिटी को बड़ी बुरी तरीके से डैमेज कर रही है। ठीक है, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन में कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो समटाइम्स जो है वो स्लोली हम दरख्तों को काटते हैं फॉर आवर डोमेस्टिक यूजेस, तो उससे भी स्लोली वो डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाती है। और सम टाइम हम क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग, बाज़ औक़ात जो है हमने शहर बस्तियाँ और कॉलोनीज उसको एक्सटेंड करने के लिए हम दरख्त जंगल को 1-2 दिन के अंदर ही मशीनें लगा के तो हम उसको पूरा काट देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये दोनों डिफॉरेस्टेशन जो है दैट इज़ द सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट टू डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। चाहे आप जानबूझ के जंगलात को काटें, मकसद उसका पीछे चाहे एग्रीकल्चर लैंड इस्टेब्लिश करना हो
यानी वहाँ पे फसलें लगानी हों या शहर बसाने हों, दैट इट कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, या फिर ये जो जानवर हैं जो चरते रहते हैं ग्रेजिंग, खैर ये बड़ा स्लो फैक्टर है, मेन ह्यूमंस की वजह से ही ये डिफरेस्ट्रेशन हो रही है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके अलावा दरख्त काटने की और भी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें टिम्बर भी हैं, फ्यूल वुड भी है, प्ले अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। तो आज हमारी जो जितनी भी मॉडर्नाइजेशन जो हमारी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं या वो सारी, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हमारे फर्नीचर्स हैं या हाउस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके अंदर भी लकड़ी का बेताशा इस्तेमाल हो रहा है। तो या लकड़ी जलाने के काम कहीं पे आती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो जंगलात जब ख़त्म हो गए तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो डेफिनेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ेगा। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तो पड़ेगा, जंगलात के कटाव का नुकसान होगा ही होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं डिफरेस्ट्रेशन के, जैसे इरोजन्स है, लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड रेन है। दरख्त आपको पता है कि हमारी ज़मीन को वो उसके अंदर मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन करते हैं। पानी वाटर टेबल लेवल जो है वो ज़मीन के अंदर रहता है, जिससे ज़मीन फर्टाइल रहती है। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन में कटाव आ जाएंगी, दरारें, मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा और फिर इस वजह से वो एक्सपोज हो जाएगी और ज़मीन फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो दरख्त जो है वो हमें बारिशों के सैलाब से और बारिशों का सबब बनती है, जिससे वाटर लेवल पूरा रहता है और आंधी तूफान और सैलाब वगैरह से भी हमें ये बचाते हैं। तो इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें सिल्टेड वाटर भी है, गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट्स रिड्यूस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप दरख्त नहीं होंगे तो वो जब सैलाब पानी दरियाओं का आएगा तो अपने साथ मिट्टी, गारा, गार्बेज और ये सारी चीज़ें लेके आएगा। तो जब हम उस पानी को डैम्स के अंदर स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। सो रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन्स। और आपको पता है कि दरख्त जो हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये बेस्ट सोर्स हैं वाटर रिसाइकलिंग की, बारिशें इससे ज़्यादा होती हैं। तो जब दरख्त और जंगल नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा जो बारिशें सिस्टम है, रेन सिस्टम है, वो भी इफेक्ट होगा पूरी तरीके से, जिससे फिर ड्रॉट और ये चीज़ें खुशक साली जिसे हम कहते हैं या ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा होगी, तो उसका इम्पैक्ट बाकी तमाम जानवरों के ऊपर पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन इम्पैक्ट। इसको हमें हर हाल में इस पर काबू पाना है और कोशिश करनी है कि हम जंगलों को, दरख्तों को काटे नहीं बल्कि और ज़्यादा लगाएं, ताकि हमारा ये सिस्टम जो है वो बैलेंसली चलता रहे। So this is about the impact of humans on biodiversity. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिस्क्राइब सम ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग इन पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इस वक्त तक तो हमने सारी वो चीज़ें पढ़ ली कि जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, डैमेज हो रही है और उसके नुकसान। अब बीइंग ह्यूमंस, अब हमने इसकी तरफ भी जाना है कि ठीक है जो कुछ हो गया हो गया, अब हम एक कैसे रोल प्ले कर सकते हैं कि हम अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, इसको महफूज कर सकें, इसको बचाव कर सकें। इसका ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम उठाएं जिससे हमारी ये बायोडाइवर्सिटी महफूज रहे। तो क्योंकि ये ज़मीन ही वो वाहिद प्लानट है अभी तक जिस पे तमाम इकसाम के जानदार या लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो इस ज़मीन के ऊपर जितना ह्यूमंस को रहने का हक है, डेफिनेटली इतना ही तमाम पौधों को, जानवरों को, परिंदों को, हर एक किस्म के जो जानवर हैं, they have on their own right to live on this planet. So following are few examples of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats. तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वायरमेंटल जो हमारा डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, और इसकी कोलैबोरेशन में यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे इदारे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे मिलकर गवर्नमेंट लेवल पे भी, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे भी, आम लोगों के लेवल पे भी, हर लेवल पे ये कोशिशें की जा रही हैं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान का जो जंगल है, दरख्त हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम किस तरीके से महफूज कर सकें। तो इस हवाले से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। 1980s के अंदर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन कन्वेंशन and nation and the government of Pakistan formulated the national conservation strategy of Pakistan. तो ये अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान दोनों ने फॉर्मुलेट किया और ये IUCN नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसका मकसद ये था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है इसको महफूज बनाया जा सके। इसी तरह UN कन्वेंशन ऑन
कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम CCD भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी ड्राईलैंड्स, जिनका मेन मकसद यही होता है कि ये गुर्बत और ड्राईलैंड, ये बात हमेशा याद रखें कि जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे गुर्बत होगी, वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल में होगी। चाहे हमारे थर के इलाके हैं या कोई भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्राई लैंड्स होंगी, तो वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, तो ये सारे मसाइल वहाँ पे होंगे। तो पाकिस्तान साइन इन दिस इन 1997। तो पाकिस्तान ने ये जो CCD है, UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, इसका ये साइन किया, बाकायदा मेंबर है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एरियाज़ हैं, जो ड्राई लैंड्स हैं, उनको कैसे रिकवर किया जा सके। फिर एक और प्रोजेक्ट है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि 1991 में पैलेस वैली ये KPK के अंदर ये शुरू हुआ। इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि हमारे जो रिच एरियाज़ हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात और ये सारे, तो उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज बनाया जा सके। फिर इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान। तो सुलेमान रेंज जो है, चलगोज़ा फॉरेस्ट या लार्जेस्ट चलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारी बलूचिस्तान के अंदर ये सुलेमान रेंज जो है, वहाँ पे चलगोज़े का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो 1992 में WWF स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। 1992 में WWF पाकिस्तान जो है, इन्होंने इसको कंजर्व करने का प्रोग्राम शुरू किया, इसको महफूज बनाने का तरीका, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जिनके दैट सर्व्स एज हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, हमारी जो जंगली हयात हैं वो इन नॉर्दर्न एरियाज के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे रहती हैं। तो द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज अंडर थ्रेट। तो नॉर्दर्न एरियाज हमारे बड़ी तेज़ी के साथ वो पोल्यूटेड भी हो रहे हैं ड्यू टू टूरिज्म, और प्रॉपर सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा। इलीगल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जानवरों को, दरख्तों को शिकार किया जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है। तो बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसका मकसद यही है कि वहाँ के जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हैं, इनको कंजर्व किया जा सके। नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, या इसको NACP भी कहा जाता है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि WWF पाकिस्तान which is successfully implementing a ban on the hunting of these species। तो इन्होंने सक्सेसफुली इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ऐसी तमाम गेम्स जिसके अंदर जानवरों का इस्तेमाल होता है, कि उनकी जान को खतरा होता है, ऐसी इलीगल गेम्स पे पाबंदी लगाई हुई है, ख़ासतौर पे जो फॉरनर्स आते हैं, और जानवरों का शिकार जो है वो वहाँ पे उसको बैन किया हुआ है। इसी तरह एक और स्टेप है जिससे बायोडाइवर्सिटी को महफूज किया जा सकता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, जिसको हम NWFKP के कहते हैं। चित्राल जो है ये हमारा लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज। चित्राल में बहुत सारे हमारे जो साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, जो माइग्रेट करके आते हैं, बहुत सारी बर्ड स्पीशीज, तो वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं। तो दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। जब ये हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके ये बर्ड्स हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे लोग जो हैं वो फिर इनको शिकार करते हैं, इनको मारते हैं। So WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992। तो WWF पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स की जिसकी वजह से ये जो हंटिंग प्रेशर है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। सो एफर्ट प्रूव सक्सेसफुली, काफ़ी हद तक ये कोशिश कामयाब भी रही। तो जैसे चिल्तन मार्कोर है, हजरंगजी नेशनल पार्क है, लोकेटेड क्लोज टू कोयटा एंड इज द only remaining habitat of Chiltern Markhor in the country। WWF Pakistan developed the management of plan of the park। तो ये इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है, इन प्लानिंग के थ्रू जो है, इन माइग्रेटरी बर्ड्स की सिक्योर किया गया है। और इस तरह ये मार्खोर जो है, ये हमारा नेशनल एनिमल है। तो ये कोयटा के पास जो है ये एक पार्क है, हजरंगी नेशनल पार्क, वहाँ पे ये मौजूद है। तो इसको भी कंजर्व किया जा रहा है ताकि इस एनिमल को भी महफूज रखा जा सके। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और लास्ट जो इसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी चीज़ को कंजर्व कर सकें, महफूज बना सकें, वो है बियर बेटिंग इन पाकिस्तान। Beer betting is an old game in subcontinent that come with the British WWF Pakistan has been successful in imposing a ban on its illegal practice
ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये जब बरतानी अंग्रेज़ आए थे तो उस वक्त ये बियर बैटिंग गेम होती थी, इलीगल थी ये, बहुत पुरानी गेम है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इलीगल प्रैक्टिस किया गया डिक्लेयर और इस पे बैन है। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्ले एक्टिव रोल इन पुटिंग एन एंड टू द दिस क्रूअल स्पोर्ट, जिसमें बेदर्दी से जानवरों को मारा जाता है, लड़ाई करवाई जाती है जिससे वो बहुत सारे जानवर मरते हैं। तो इसको बैन किया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस जो है वो ना हो सकें। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी ऐसी स्टेप्स हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट जो है वो लिए जा चुके हैं, लिए जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इनफरादी तौर पे भी इस चीज़ को सोचें, दरख्तों को काटते हुए, जानवरों को शिकार करते हुए, कि ये एक गलत प्रैक्टिस है, इलीगल है। बगैर ज़रूरत के हम कोई भी दरख्त या जानवर जो है ना मारें या ना काटें, तो इसको कंजर्व करें। इसके अंदर जो है वो लास्ट जो चीज़ आती है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान है। जैसे हम पीछे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात कर चुके हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या ये वो स्पीशीज़ होती हैं जिनकी तादाद बहुत कम हो और उनको इलीगल प्रैक्टिसेस की वजह से उनको शिकार किया जाए और मज़ीद उनको मारा जाए, कम किया जाए और ऐसे ही रेड लाइन पे ले आया जाए कि वो उनकी तादाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के करीब हो, तो उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ पाकिस्तान के अंदर भी हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ डिक्लेयर्ड हैं। जैसे इंडस डॉल्फिन है, तो WWF पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 600 एनिमल्स जो हैं ये इंडस डॉल्फिन के, हमारा जो दरियाए सिंध है वहाँ पे मौजूद हैं। तो उसका भी इन्वायरमेंट बुरी तरीके से डैमेज किया गया और शिकार भी किया गया और उसको पोल्यूट भी किया गया है, तो जिसकी वजह से वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। इसी तरह मार्को पोलो शीप जो है ये मोस्टली फाउंड इन खुंजराब नेशनल पार्क नियर बाय द एरियाज, तो इसकी तादाद भी बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। तो WWF जो है पाकिस्तान स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन, तो इसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। दोबारा बस्टर्ड जो हैं ये बर्ड्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं सोवियत यूनियन से, रशिया से, माइग्रेटरी बर्ड्स इनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आके इनको बड़ी तेज़ी के साथ शिकार किया जाता है, तो इनके भी हैबिटेट को और इनको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सो दीज आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज दैट डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरीके से कंजर्व किया जा सके। सो आज का हमारा ये आखिरी लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर 3 था बायोडाइवर्सिटी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड वीक के लेक्चर्स हमारे मुकम्मल हो गए, जिसके अंदर हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी इसको मुकम्मल कर लिया। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मैं रखूँगा, यहाँ पे बात ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच।